फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताई है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रार्थना की और बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह सभी राज्य सरकारों से बातचीत करने के साथ ही हालात पर काफी नजदीक से निगरानी कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने सोमवार को कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। उन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर हालात का ब्यौरा लिया और केंद्र की तरफ से पूरी मदद देने का भरोसा दिया है। उन्होंने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के राहत अभियानों के बारे में भी मुख्यमंत्रियों से जानकारी ली। मंत्रालय को भेजी गई राज्य सरकारों की रिपोर्ट से जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में 24 जिले बाढ़ से प्रभावित है। इससे अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, महाराष्ट्र के 83 लोगों की बाढ़ के चलते मौत हो चुकी है। बिहार और खासकर पटना में बाढ़ ने लोगों को चिंतित किया हुआ है। पटना शहर पर गंगा के कहर का खतरा बना हुआ है। नदी से सटे कई इलाकों में पानी भर गया है। जलस्तर आज और ज्यादा होने की आशंका है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा में बाढ़ के लिए फरक्का बराज को जिम्मेदार बताया है। नीतीश ने केंद्र से मांग की है कि बाढ़ रोकने के लिए फरक्का प्रोजेक्ट पर सोचने की जरूरत है। इलाहाबाद से पटना तक गंगा गरज रही है। पटना की में हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो चुकी है और सैकड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। गरजती हुई गंगा अब नदी से निकलकर पटना शहर में घुस चुकी है। पटना के रिहायशी माहौलों में पानी भर चुका है। हाल ये है कि लोग अपने घरों को खाली करके सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की तस्वीर काफी वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वह बाढ़ग्रस्त इलाके का जायजा लेते वक्त पुलिस वालों का सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या उन्हें अपने कपड़ों और जूतों के भीग जाने का डर था? रविवार को मुख्यमंत्री पन्ना जिले के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें एक जगह नाला पार करना था। उन्होंने अपने काफिले को रुकने नहीं दिया और होमगार्ड के जवानों का सहारा लेते हुए नाला पार किया। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि बाढ़ की सूचना मिलने पर मैंने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर सतना, रीवा और पन्ना का भ्रमण किया। उन्होंने कहा सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता करेगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र का तत्काल सर्वेक्षण शुरू करें, साथ ही हर बाढ़ पीड़ित को उचित मुआवजा दिया जाए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा कर्मियों को एक बड़ी सफलता मिली है। सेना और पुलिस ने मिलकर आज सुबह एक ऑपरेशन चलाया जिसमें आतंकवादियों का एक खतरनाक अड्डा मिला है। इस अड्डे से कई खतरनाक हथियार और भारी संख्या में गोला बारूद मिला है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला के जंगल में ये अड्डा मिला है। ज्वाइंट ऑपरेशन में एक मोर्टार, 25 मोर्टार बम, 10 ग्रेनेड, 2 AK-47 की मैगजीन और एक वायरलेस सेट मिला है। गौरतलब है कि पिछले ही दिन खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी भारत की सीमा में घुसे हैं। उनके पास हथियार होने की सूचना भी मिली थी। उन्हीं सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा बलों की छापेमारी भी चल रही थी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने IT कर्मचारी जिगीशा घोष मर्डर केस में 2 दोषियों रवि कपूर और अमित शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है। तीसरे दोषी बलजीत मलिक को उम्र कैद की सजा मिली है। कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते कहा कि अपराधियों ने जिगीशा के साथ हैवानियत की है। रवि पर 20,000, अमित पर 1 लाख और बलजीत पर 3 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बताते चले कि हेविट एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड में ऑपरेशन मैनेजर के रूप में कार्यरत 28 वर्षीय जिगीशा की 18 मार्च 2009 को अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। ऑफिस कैब ने जिगीशा को सुबह लगभग 4 बजे दिल्ली के वसंत विहार में उसके घर के पास छोड़ा और वहीं से उसका अपहरण कर लिया गया। दिल्ली में मॉनसून अपने आखिरी चरण में है। इसी बीच विधानसभा में हर साल की तर्ज पर इस साल भी मॉनसून सत्र बुलाया गया है। कुल मिलाकर सिर्फ 4 दिनों का ही सत्र रहेगा, वो भी तब जबकि विधानसभा में दिल्ली से जुड़े GST बिल की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाना है। सोमवार से शुरू होने वाले इस सत्र में सरकार के पास 3 बिल है। इनमें सबसे अहम GST बिल पर मंगलवार को मुहर लगने की उम्मीद है। गौरतलब है कि देश भर में एक टैक्स दर को लेकर इस बिल की अहमियत काफी ज्यादा है। केजरीवाल सरकार केंद्र की मोदी सरकार से कम मामलों पर ही सहमत दिखती है, लेकिन GST के मामले में वो केंद्र के साथ है। बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति बना ली है। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता सरकार के तानाशाही कामकाज के रवैये को मुद्दा बनाएंगे।
जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और दलितों पर हो रहे अत्याचार पर सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद से बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत और कश्मीर को अलग अलग देखना ठीक नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि कश्मीर को भारत से अलग रखकर सोचना भी हमें नागवारा गुजरता है। कश्मीर में अलगाववादी की आवाज बुलंद हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर के कुछ छोटे संगठन आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर बीजेपी नेता आडवाणी बोले कि दलितों पर अत्याचार कोई आज की बात नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांधी जी की विचारधारा से जुड़े लोग इस बात से परेशान होंगे ही। उन्होंने बोला कि दलितों पर हुई ज्यादती से एक वर्ग विशेष का अधिक परेशान होना लाजमी है। रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का हैदराबाद एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह को शानदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या उनके फैंस एयरपोर्ट पहुंचे, जबकि डबल डेकर बस में विजय जुलूस भी निकाला गया। सोने जैसी देश की बिटिया सिंधु के साथ उनके कोच पुलेला गोपीचंद भी थे। सिंधु को हैदराबाद एयरपोर्ट करने उनके माता पिता पहुंचे। हैदराबाद एयरपोर्ट से मुंबई की ट्रांसपोर्ट सेवा बेस्ट की डबल डेकर ओपन बस में सवार होकर सिंधु गच्ची बाउली स्टेडियम के लिए निकली। इस बस को फूलों से सजाया गया था। इस बीच तेलंगाना के डिप्टी सीएम महमूद अली ने घोषणा की है कि पीवी सिंधु को राज्य सरकार बेहतर कोचिंग मुहैया करवाने की योजना बना रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि वो अगली बार गोल्ड लेकर आए। अगला ओलंपिक 2020 में जापान के टोक्यो शहर में होना है। पहलवान साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक में भारत के पदक का खाता खोला था। ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में साक्षी ने चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव के साथ ध्वजवाहक बनने का गौरव हासिल किया। ब्राजील के माराकाना स्टेडियम में 31वें ओलंपिक खेलों के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जहां भारतीय ध्वजवाहक बनने का गौरव इस बार साक्षी को मिला। अपनी भारतीय जर्सी में साक्षी चेहरे पर कुछ करने के संतोष और देश को पदक दिलवाने की खुशी के साथ स्टेडियम में आई। लगातार हो रही बारिश के बीच जब भारतीय दल स्टेडियम में पहुंचा तो अधिकतर ने रेन कोट पहने थे और उनके हाथ में तिरंगा था। दल के साथ अधिकारी और कोच भी मौजूद थे, जिनका स्टेडियम में बैठे लोगों ने तालियों के साथ स्वागत किया। मोदी सरकार अंग्रेजों के जमाने की कई प्रथा को खत्म करना चाह रही है। फरवरी अंत में आम बजट पेश करने के बजाय अब सरकार जनवरी के अंत तक पेश करने की योजना बना रही है। मोदी सरकार चाहती है कि योजनाओं के लागू होने से प्रशासनिक देरी को खत्म करने के लिए बजट को जनवरी अंत तक पेश किया जाए, ताकि मार्च अंत तक सभी योजनाओं को पैसा दे दिया जाए और नए वित्तीय वर्ष से उन पर काम भी शुरू किया जा सके। अभी इस काम को करने में मई तक का समय लग जाता है। हालांकि अभी इसका अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन सरकार के करीबी सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती है कि बजट संबंधी कार्य 31 मार्च तक पूरे कर लिए जाए, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन तेज हो सके और विभाग उस दिशा में आवश्यक खर्च भी नियत समय पर कर सके। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल हुए 19 नए मंत्रियों में से आधों को अभी तक बंगला नहीं मिल सका है। दिल्ली के लुटियंस जोन में बंगले के इंतजार में एमजे अकबर और रामदास अठावले भी हैं। मंत्रियों के लिए बंगले की सिफारिशों से परेशान से शहरी विकास मंत्रालय के पास कोई भी खाली टाइप 7 बंगला नहीं है। मंत्रियों को दिए जाने वाले सरकारी आवास का सबसे अच्छे ग्रेड के बंगले टाइप 7 वाले माने जाते हैं। इस तरह के सबसे 150 आवास फिलहाल किसी न किसी के कब्जे में है। हालांकि इनमें से 2 के जल्द खाली हो जाने की उम्मीद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को उनके 9-3 मूर्ति लेन आवास में चिकित्सकीय आधार पर 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया था। वे 2 महीने ज्यादा समय बिता चुके हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, जो एक जंतर मंतर रोड पर रहते हैं, ने अलॉटेड समय से ज्यादा वक्त गुजार लिया है। हालांकि वे घर खाली करने के फैसले के खिलाफ अदालत गए हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा है कि फेतो नामक आतंकवादी संगठन ने भारत में घुसपैठ कर ली है। पिछले महीने तुर्की में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के लिए वहां की सरकार ने फेतो को जिम्मेदार ठहराया है। तुर्की के विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि फेतो गोपनीय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क है, जो पूरी दुनिया में मौजूद है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि फेतो ने संगठनों और स्कूलों के माध्यम से भारत में घुसपैठ कर ली है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ बातचीत करने के बाद तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा, मैंने पहले इस मुद्दे को अपने भारतीय समकक्ष के साथ उठाया है। उन्होंने कहा, उन सभी देशों में जहां फेतो की मौजूदगी है, उनसे हम कहते हैं कि वे अपने क्षेत्र से इनको हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।
है।